की, जिसे अंजाम तक पहुंचाने में गांव के निवासियों का स्वयं अपना योगदान था। जिस तरह घंटियों की गूंज कानों तक पहुंचती है, एक नदी जैसे समंदर तक पहुंचती है। अब इसे क्या नाम दे, ये भीड़ देखो तो कल चली थी, आज कहां से कहां तक पहुंचती है। तो आइए चलें इस बार कुछ ऐसी जगहों पर जिनमें आई हरित क्रांति अपने आप में एक उदाहरण है। सौराष्ट्र के अमरेली जिले में स्थित है लाठी गांव। गागड़िया नदी के किनारे बसे इस लाठी गांव में एक समय गोहिल वंश का राज था। गोहिल वंशज मूल रूप से राजस्थान से सौराष्ट्र आए थे। ये अपनी वीरता और पराक्रम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इसीलिए यहाँ लाठी में एक पीर बाबा ने गोहिल राजा को अपना आशीर्वाद दिया था और उन्हें सलाह दी थी कि वो अपना साम्राज्य लाठी में स्थापित करें। पीर बाबा के आशीर्वाद और सलाह का अनुसरण करते हुए गोहिल राजा ने लाठी पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ और अंत में लाठी गोहिल राजा के अधीन हो गया। लाठी को कलापी नगर के नाम से भी जाना जाता है, जा जा नजर मारी, क्योंकि गोहिल वंश के युवा राजा सूर सिंह जी एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्हीं का उपनाम कलापी था। आंसू महिए आँख थी, यादी झरे छे आपनी, जा जा नजर मारी ठरे। देखी बुराई ना डरूं, शी फिकर छे पापनी, शी फिकर छे पापनी। धोआ बुराई ने बधे, गंगा वहे छे आपनी, जा जा नजर मारी ठरे। कलापी ने पद्य के साथ साथ गद्य के रूप में भी अनेक रचनाएं लिखी थी जो हृदय को छूने वाली हैं। ते पंखीनी ऊपर पत्थरो फेंकता फेंकी दीधो, छूट्यो तेने अरर पड़ी फाळ हैया मही तो। रे रे लाग्यो दिल पर अने श्वास रूंधाई जाता, नीचे आव्यूं तरु ऊपर थी पांख ढीली थता मां। कवि की अपनी कल्पनाएं और अपनी सोच होती है। कुछ ऐसी ही सोच कवि कलापी की भी रही थी। कवि हृदय से सोचता है, कवि भावुक होता है। कवि कलापी ने अपने जीवन की एक दुखद घटना पर पश्चाताप करते हुए हृदय को छूने वाली एक अनूठी कविता भी लिखी थी। हाँ पछतावो विपुल झरणु, स्वर्ग थी उतर्યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે। ઓહો કેવું સ્મરણ મધુરું, પાપનું એ ધરે છે। माफी पाम्यूं कुदरत कने, एम बानी गले छे। कवि कलापी को कम उम्र में ही ईश्वर ने अपने पास बुला लिया था। आज भी कवि कलापी का स्मारक उन बीते दिनों की कहानी कह रहा है। जेने खजानो जा कर्यो, तेनु जिगर त्या त्या नकी, जेनु जिगर जा जा ठर्યું। गोहिल राजा के राज्यकाल में लाठी बहुत फला फूला। लाठी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बड़े बड़े दरवाजों का निर्माण किया गया। यहाँ की इमारतों में भी उस समय की उच्च तकनीक की झलक दिखाई देती है। गांव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, हर दृष्टि से सुख समृद्धि थी। और फिर 1998 तक आए सूखे ने यहाँ की स्थिति खराब कर दी। ये ऐतिहासिक गांव
पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। किसान बेहाल थे। लोग अपनी मातृभूमि छोड़कर जाने लगे। ऐसे समय में ही सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के जल संचय अभियान की चर्चा चारों ओर हो रही थी। लोगों को जल संचय का महत्व समझ में आने लगा था। लोगों ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की प्रेरणा एवं लोक भागीदारी से गागड़िया नदी पर कई चेक डैम्स बनाने का भी निर्णय लिया। सारी तैयारियों के बाद कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ हुआ। बारिश से पहले सारे चेक डैम बनकर तैयार हो गए। जब मेघ बरसा तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे चेक डैम भर गए। चारों ओर हरियाली छाने लगी। लाठी गांव खुशहाल होने लगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगे। हीरा व्यापारियों ने भी बड़े शहर छोड़कर अपनी मातृभूमि पर यही व्यापार करने की सोची और ये सोच इस हद तक कामयाब हुई कि आज हीरा व्यापार लाठी में इतना फलीभूत हो गया है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलने लगा है। व्यापारी भी इस शहर को सुंदर बनाने की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने सारे चौराहों को सजाना शुरू कर दिया है। लोग पढ़ लिखकर जागरूक होने लगे हैं और उन्होंने लाठी गांव की जल समस्या पर भी विचार करना आरंभ किया। समस्या ये थी कि छोटे एवं बड़े चेक डैमों में बारिश का पानी तो रहता था, लेकिन केवल बारिश के मौसम तक। बाद में वो सूख जाता था। इसलिए यहाँ के पुराने तालाबों को गहरा करने एवं नए तालाबों के निर्माण से जल के और अधिक संचय करने का विचार सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सामने रखा। ट्रस्ट ने अपनी जेसीबी मशीनों को इस कार्य के लिए देने का फैसला किया। गर्मी की तपती धूप में जेसीबी मशीनों ने तालाबों की खुदाई एवं पाला बनाई का काम शुरू किया और बारिश का मौसम आते आते ये काम संपूर्ण हो गया। इस बार हर साल के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई और देखते ही देखते सारे तालाब भर गए एवं चेक डैमों में तो इतना पानी आया कि वो ओवरफ्लो होने लगे। पानी का स्तर साल भर तक ऊंचा ही रहे, इसके लिए गांव वालों का सहयोग एवं सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट का ये कदम सराहनीय था। और अब धीरे धीरे यहाँ पर पानी की समस्याएं लगभग समाप्त होने लगी हैं। लाठी गांव प्रगति की ओर अग्रसर है। इस प्रगति में चार चांद लगाने के लिए हीरा व्यापारी गोविंद भाई एवं मंजी भाई ढोलकिया जी ने अपनी धरती के आत्मसम्मान एवं कवि कलापी के साहित्य एवं कार्यों को उजागर करने के लिए अन्य मित्रों के साथ मिलकर कवि कलापी तीर्थ संग्रहालय ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें उस समय की तस्वीरें, पोर्ट्रेट एवं अन्य सामग्री रखी गई हैं। इस संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी है जहां कवि कलापी की कविताएं, उनका साहित्य संग्रहित है। ये स्थान इतना दर्शनीय है कि ये एक पर्यटन स्थल बन गया है। लाठी में आने वाला हर पर्यटक इस कलापी तीर्थ संग्रहालय के दर्शन जरूर करता है। पूरा संसार ही परिवर्तनशील है और परिवर्तन स्वयं जीवन है। कलापी नगर में परिवर्तन हुआ और कुछ ऐसा ही वहाँ के दूसरे गांवों में भी हुआ। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। जो रुक गया था कभी, वो भी साथ साथ चलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं मेरे तुम्हारे विषय में। हर सच कल्पना से अब आगे निकलने लगा है। खोपाला मॉडल की सफलता ने दुधाला के ग्रामीणों को भी बहुत प्रभावित किया। इस गांव के कुछ हीरा व्यापारियों ने, जो सूरत में रहते थे, मथुर भाई से मिलकर खोपाला के काम को देखने की इच्छा जाहिर की और ये सभी अपने गांव वालों को लेकर खोपाला गए और वहां की खुशहाली को देखकर गदगद हो गए। और फिर मथुर भाई भी दुधाला आए और वहां की प्राथमिक शाला में सारे गांव वालों को संबोधित करते हुए जल संचय एवं पानी से आए परिवर्तनों के बारे में बताया। सभी ने इस संबोधन से प्रेरणा ली और जल धारा ट्रस्ट से दुधाला में भी जल संचय का कार्य करने की रूपरेखा तैयार करने की इच्छा जाहिर की। इस कार्य में
गोविंद भाई ढोलकिया ने अपना भरपूर योगदान दिया, क्योंकि वो जल संचय के कार्य से बहुत प्रभावित थे। इसी वजह से मथुर भाई का साथ देने के लिए सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट में एक ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवाएं भी देने लगे थे। पूरे गांव में सर्वे करने के बाद तय किया गया कि यहाँ पर 68 चेक डैम बनाए जाएं। चेक डैम किन किन जगहों पर बनेंगे, इसकी भी रूपरेखा तैयार की गई। लोक भागीदारी के लिए सूरत के हीरा व्यापारियों ने, जो कि इस गांव के निवासी थे, मिलकर अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली, क्योंकि सभी अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाना चाहते थे। लोक भागीदारी में गांव के किसानों ने भी भरपूर योगदान दिया। उन्होंने अपनी खेती की जमीन पर प्रति बीघा के हिसाब से कुछ रकम देने का निश्चय किया। इसके बाद वो शुभ दिन आया जब यहाँ पर जल संचय का कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू किया गया। जेसीबी मशीनों ने इस पूजन के साथ ही जमीन को खोदकर एक नया इतिहास रचने की तैयारी आरंभ कर दी। कार्य तेज गति से चलने लगा। सभी लोग अपनी अपनी ओर से श्रमदान करने का प्रयास कर रहे थे। इस अभियान को देखने मीडिया वाले भी आने लगे। उन्होंने सौराष्ट्र जल धारा के ट्रस्टी से बात की। हमारा गाम में लगभग 42 किलोमीटर लांबी केनालो करी छे અને લગભગ 30 કિલોમીટર રોડ રસ્તા બનેલા છે અને લગભગ નાના મોટા 100 ચેક ડેમ બનેલા છે। હવે આનાથી અમારા ગામમાં વોટર પાણીનો ઘણો જ ફાયદો થયો છે અને એને કરીને પહેલા જે આ વોટર જળધારાનું કામ થયું હતું એના પહેલા જે દર વર્ષે આખા ગામની ઉપજ કદાચ 1 કરોડની આવતી હતી, એની વધીને અત્યારે 4 થી 5 કરોડની આવક અમારા ગામની થઈ ગઈ છે। जब बारिश आई और सारे चेक डैम भर गए तो सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के चेहरों पर यह संतोष था कि उन्होंने जो मेहनत की थी उसका परिणाम सकारात्मक रूप में आया। गांव में अब पानी की कमी तो रही नहीं, साथ ही कपास एवं अन्य फसलों में भी इतनी वृद्धि हुई कि पूरे गांव की काया पलट होने लगी। इसी सफलता से प्रभावित होकर सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के स्थानीय ट्रस्टीज ने लाठी तालुका के अन्य गांवों जैसे अकाला एवं कृष्णगढ़, इनमें भी दुधाला जल धारा जागृति अभियान चलाया, जिसमें सभाएं करके गांव वासियों को जल संचय के लाभों से अवगत कराया गया। गांव वालों ने अपनी खुशहाली का उत्सव मनाने के लिए लोक डायरों का भी आयोजन किया। दुधाला जल संचय समिति ने खुशहाली के बाद समाज सेवा के कार्य भी करने आरंभ कर दिए। इस वर्ष इन्होंने लाठी तालुका में एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें मरीजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टरों ने आंखों एवं शरीर के अन्य हिस्सों की जांच की। दवाइयों का निशुल्क वितरण किया गया। अलग अलग विभागों में जांच के लिए लोगों की लंबी कतारें थी। लोग अधिक थे और समय कम था। धूप से परेशान लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। दुधाला आज चाहे कितना भी खुशहाल हो, लेकिन यहाँ के लोग अपनी परंपरा नहीं भूले हैं। आज भी शहरों में रहने वाले यहाँ के निवासी हर त्योहार अपने गांव में ही मनाना पसंद करते हैं। आज भी जल जीनी 11 पर जल की पूजा की जाती है। उस दिन सब लोग इकट्ठा होकर गाते बजाते हुए चेक डैम पर जाते हैं। वहाँ पर जल देवता को पूजकर परिक्रमा की जाती है। सभी लोग पानी में स्नान करते हैं। मिलजुल कर स्नान करने का वातावरण इतना आनंदमय होता है कि कोई भी इंसान अपने आप को उसमें भाग लेने से नहीं रोक पाता। भरपूर स्नान करने के बाद लोग बाहर निकलकर जल देवता की पूजा के साथ आरती भी करते हैं और इस तरह जल जीनी 11 की परंपरा निभाई जाती है। जब जल देवता को घर लाया जाता है, तब स्त्रियां उसकी पूजा करती हैं एवं गीत गाए जाते हैं। तो आपने देखा, जल है तो खुशहाली है, खुशहाली है तो लोगों में उत्सव मनाने का आनंद भी आता है। ऐसे ही अन्य गांवों की खुशहाली का आनंद लेंगे हम अगले सप्ताह। सफर अभी तो शुरू हुआ है। बहुत सारे रास्ते तय करने हैं। साथ में आप हैं
और जगह जगह पड़ाव। अगला पड़ाव अगले सप्ताह ले। अलविदा। मैं आकाश। आगे बढ़ने से पहले पूर्व सूत्र पर एक नजर। सौराष्ट्र के अमरेली जिले में स्थित है लाठी गांव। गागड़िया नदी के किनारे बसे इस लाठी गांव में एक समय गोहिल वंश का राज था। गोहिल राजा के राज्यकाल में लाठी बहुत फला फूला और फिर 1998 तक आए सूखे ने यहाँ की स्थिति खराब कर दी। लोगों ने सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की प्रेरणा एवं लोक भागीदारी से गागड़िया नदी पर कई चेक डैम्स बनाने का भी निर्णय लिया। जब मेघ बरसा तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे चेक डैम भर गए। चारों ओर हरियाली छाने लगी। कलापी नगर में परिवर्तन हुआ और कुछ ऐसा ही वहाँ के दूसरे गांवों में भी हुआ। जलधारा ट्रस्ट से दुधाला में भी जल संचय का कार्य करने की रूपरेखा तैयार करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद वो शुभ दिन आया जब यहाँ पर जल संचय का कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू किया गया। जब बारिश आई और सारे चेक डैम भर गए तो सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के चेहरों पर ये संतोष था कि उन्होंने जो मेहनत की थी उसका परिणाम सकारात्मक रूप में आया। मैं आकाश। मुझ में ही डूबा था सूर्य कभी, सूर्योदय भी मुझ में ही होना है। मेरी किरणों से बर्फ को पिघलना है, अंधकार भी मुझ में ही होना है। मैं आकाश आप सभी दर्शकों को इतिहास के पन्नों से वो सब दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो शायद आज से पहले आपने नहीं जाना। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आगे चलकर इतिहास बनती है। इतिहास हर देश की पुरानी संस्कृति का वक्ता होता है। अमरेली जिले के लाठी तालुका में जहां पर कवि कलापी ने अपनी कविताओं से लोगों का दिल जीता था, उसी लाठी का नाम देदूमल की वीरता के किस्सों से भी जुड़ा हुआ है। उसकी अपनी कथा है और अपना इतिहास है। आज से कई 100 वर्ष पूर्व लाठी के आसपास कई छोटी मोटी रियासतें थीं, जहां पर उस समय मुगल सल्तनत की हुकूमत चलती थी। यहाँ के बादशाह अय्याश एवं व्याभिचारी थे। ये राजा लाठी के आसपास के गांवों से वहाँ की अविवाहित युवा बालिकाओं को अपने सैनिकों से जबरन उठवा लेते थे और उन्हें अपने महल और दरबार में लाकर उनके साथ अशोभनीय हरकतें करते थे। एक दिन जब ये सैनिक अपने इन अय्याश बादशाहों के ये अनैतिक शौक पूरे करने के लिए बेबस बालिकाओं को जबरन उठा रहे थे, उनके समक्ष एक नौजवान, एक वीर योद्धा देदूमल आकर खड़ा हो गया और देदूमल ने सैनिकों को ललकारा। मुगल सैनिकों एवं देदूमल के बीच युद्ध आरंभ हो गया। वीर देदूमल अकेला सभी सैनिकों पर भारी पड़ रहा था, किंतु कब तक? सैनिकों ने देदूमल का सिर धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं देदूमल अपना सिर कटने के बाद भी बहुत देर तक मुगल सैनिकों से लड़ता रहा। बिना सिर के देदूमल को लड़ते हुए देख मुगल सैनिकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो उन सभी लड़कियों को वहीं पर छोड़कर वहां से अपनी जान बचाते हुए भाग निकले और इस प्रकार वीर देदूमल ने अपनी जान पर खेलकर गांव की लड़कियों की इज्जत बचाई। आज भी यहाँ पर कुंवारी कन्याएं देदूमल की याद में उपवास रखती हैं और कामना करती हैं कि उन्हें देदूमल जैसा वीर पति मिले। इसी लाठी तालुका में एक गांव है अकाला, जो केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर एक पुराना दरवाजा बना हुआ है। ऐसे दरवाजे सुरक्षा की दृष्टिकोण से बनवाए जाते थे। संभवतः ये द्वार गोहिल वंश के समय का है और उस काल की याद दिलाता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ गांव की आबादी बढ़ी और गांव का विस्तार दरवाजे के दूसरी तरफ भी हुआ। नए घर बने जो अब नए गांव के रूप में जाना जाता है। जहां पुराने घर बने हैं
वो पुराना गांव कहा जाता है। ये है अकाला गांव की भौगोलिक स्थिति। ये गांव गागड़िया नदी के समीप है। एक समय इस गांव में कपास एवं मूंगफली की बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी, लेकिन सौराष्ट्र में पड़े सूखे ने इस गांव को भी लगभग बर्बाद कर दिया था। फसलें नष्ट हो गई थीं और हर तरफ उदासी एवं बेबसी का वातावरण था। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की पद यात्रा जब यहाँ से गुजरी तो उसका प्रभाव यहाँ के नागरिकों पर भी पड़ा और उन्होंने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से अकाला में भी जल संचय का कार्य करने का निवेदन किया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि गागड़िया नदी पर बड़े चेक डैम एवं खेतों के आसपास छोटे चेक डैम बनाए जाएं। साथ ही गांव में कुछ तालाबों का भी निर्माण किया जाए। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट एवं सरदार पटेल जल संचय योजना के अंतर्गत गागड़िया नदी पर बड़े चेक डैम बने। खेतों के आसपास बने चेक डैमों में किसानों ने भरपूर योगदान दिया। इसी तरह तालाबों की बनवाई एवं खुदाई के कार्यों में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की जेसीबी मशीनों का पूरा योगदान रहा। पूरे गांव ने इस पूरे निर्माण के दौरान तन, मन, धन सभी प्रकार से अपना सहयोग दिया था। श्रमदान में भी सभी एक दूसरे का साथ दे रहे थे और बरसात ने इन सभी की मेहनत का फल भी इन्हें दिया। सभी चेक डैम, तालाब, कुएं पानी से लबालब भर गए। जल स्तर ऊपर आ गया और अब यहाँ हर मौसम में खेती होने लगी है। गांव कमेटी के एक सदस्य का कहना है, हमारे आ चेक डेमो નું જે આયોજન થયું છે આથી ઘણા લાભો થયા છે અને ગામમાં ઘણી જાગૃતિ આવી છે। चेक डैम बनने से सभी को लाभ हुआ है। पहले जहां एक बीघे में मात्र 5 से 7 मन कपास होता था, वहां अब ये संख्या 20 से 25 मन तक पहुंच गई है। मूंगफली प्रति बीघा 4 से 5 मन होती थी, आज उसका उत्पादन 15 से 20 मन प्रति बीघा तक पहुंच गया है। गांव में जागरूकता आई है। यहाँ के निवासी जो कुछ समय पहले यहाँ से पलायन करके विदेश चले गए थे, वो भी अपने गांव, अपनी मातृभूमि की उन्नति के लिए विदेश से धन भेजकर अपना सहयोग दे रहे हैं, जिससे गांव में विकास की गति तेज हुई है। गांव में बच्चों के लिए एक आंगनबाड़ी शुरू की गई है, जहां पर बच्चों के बौद्धिक विकास एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सरकारी स्कूल तो है ही, साथ में दानवीर लोगों के सहयोग से अन्य स्कूल भी खोले गए हैं। अकाला गांव में युवाओं का एक युवा मंडल है, जिसमें सम्मिलित सभी युवा गांव के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस गांव में पर्यावरण के प्रति जागरूकता देखी जा सकती है। गांव में करीब 3500 वृक्षों का रोपण किया गया है, जिसमें 3000 वृक्ष नीम के हैं और 500 के लगभग आयुर्वेदिक हैं। इनकी देखभाल एवं सुरक्षा युवा मंडल करता है। गांव हर तरह से प्रगति की ओर अग्रसर है। अब यहाँ कपास एवं मूंगफली के साथ साथ गन्ना भी बोया जाने लगा है, जिससे गांव में गुड़ का व्यापार एक बार फिर प्रारंभ हो गया है। प्रारंभ है विकास का, प्रगति का, आरंभ है जागरूकता का, समृद्धि का। इनके साथ चलो, इन्हें समझो, बूझो। आओ आओ मेरे संग मिलकर मुश्किलों से जूझो। जब जागृति आती है तो सभी क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ता है, इंसान की सोच पर भी और उसकी कार्यशैली पर भी। पिछली सफलता से अकाला गांव के लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गागड़िया नदी पर ही और चेक डैम बनाने का विचार सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सम्मुख रखा। मीटिंग के बाद यहाँ 2 चेक डैम एवं 1 कॉजवे बनाने का निर्णय लिया गया। गागड़िया नदी पर बन रहा ये पहला चेक डैम था। इसमें गांव के रिटायर्ड इंजीनियर भी अपना पूरा सहयोग दे रहे थे। आइए सुने उनके विचार।
ये चेक डैम का साइलेंट फीचर ऐसा होता है कि उसकी लेंथ है 65 मीटर और हाइट है 1.70 मीटर, 1.70 मीटर फ्रॉम रिवर बेड। टोटल हाइट है 4.10 मीटर फ्रॉम फाउंडेशन। जल्द ही ये चेक डैम तो पूरा हुआ ही, साथ में दूसरा चेक डैम भी बनकर तैयार हो गया। चेक डैम के साथ बने कॉजवे का भी अपना महत्व है। बरसात के मौसम में इस गांव का संपर्क दूसरे गांव से टूट जाता था। उसका हल इस कॉजवे चेक डैम ने कर दिया। अब लोगों को दूसरे गांवों में जाने के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सुने रमेश भाई के विचार। અમારા ગામને પાદર ગાગડીઓ નદી આવી છે। ગાગડીઓ નદીની અંદર અમે 6 ચેક ડેમ ગાગડીઓ નદીમાં બનાવેલી છે। એ ગાગડીઓ નદીની અંદર 2 કોઝવે ટાઈપના રસ્તા પણ અમે બનાવ્યા છે, નદી પાર કરીને પહેલી બાજુ જવાય એ રીતના। એમાં અમને સૌરાષ્ટ્ર જલધારા ટ્રસ્ટ અને 40-60ની યોજનામાં સરકાર તરફથી પણ અમને સરદાર પટેલ જળસંચય યોજનામાંથી પણ અમને ખાસો સહયોગ મળેલો છે। गांव तरक्की एवं खुशहाली की ओर अग्रसर है। जमीन उपजाऊ हो गई है। यहाँ पर लगभग 40 से 50 चेक डैम हैं। साथ ही 3 तालाबों का निर्माण भी हुआ है। गागड़िया नदी पर 6 बड़े चेक डैम बने हैं, जिसमें कॉजवे भी शामिल है। चेक डैम एवं कॉजवे की बात हो और कांताबेन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अकाला गांव की होनहार बेटी कांताबेन ने, जो कि विवाह के पश्चात अन्य शहर चली गई थी, अकाला में चल रहे जल संचय के कार्य में 11 लाख रुपए देकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। इसी गांव में एक विशाल स्वामी नारायण मंदिर का भी निर्माण हुआ है। ये मंदिर अकाला गांव का लैंडमार्क बन गया है। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। अकाला गांव में और भी मंदिर हैं, जिसमें श्री गणेश जी के मंदिर की अपनी मान्यता है। इस वर्ष बने कॉजवे का लोकार्पण बड़े धूमधाम से किया गया। गांव में सभी उत्साहित थे। चेक डैम की तरफ बढ़ती गांव वालों की संख्या को देखकर यूं लग रहा था मानो कोई जुलूस विजय यात्रा की ओर जा रहा था। सभी लोग गाते बजाते हुए कॉजवे की ओर बढ़ रहे थे। कॉजवे पर पहुंचकर सभी ने विधिवत पूजन किया, आरती उतारी गई और फूल पानी में डाले गए। हर ओर खुशियां एवं उल्लास था। बच्चे और जवान सभी पानी में नहाकर सुखद अनुभव ले रहे थे। हर ओर अब जल ही जल था। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी अकाला ग्राम वासियों के लिए। ये एक महत्वपूर्ण दिन और नए भविष्य का प्रारंभ था। आओ चलो फिर से यादों के साथ डोलें, भूल बुरे वक्त को वर्तमान के साथ बोलें। जिंदगी अपने आप एक अनबूझ सी पहेली है। चलो कुछ उसकी कहें, कुछ अपनी बातें भी बोलें। लाठी तालुका के अकाला गांव के बाद आइए अब मैं इसी तालुका के एक और गांव की ओर बढ़ता हूँ। लाठी तालुका की भिन्न भिन्न कथाएं हमने सुनी एवं दे दूमल, लेकिन यहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके अजीबोगरीब किस्से हैं। यहीं पर एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसका नाम देसुर भाई अर्जुन भाई डांगर था। उन्होंने कई वर्षों तक अपनी मूछें बढ़ाई। इस बात का पता जब रिप्ले बिलीव इट और नॉट वालों को चला तो उन्होंने इस अद्भुत रिकॉर्ड को अपनी पुस्तक में दर्ज कर लिया। लाठी तालुका के ही कृष्णगढ़ गांव में जब सूखे से हालात गंभीर थे तो सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट ने यहाँ के तालाबों की खुदाई एवं पाला बनवाई का निर्णय लिया। जल्द ही इस कार्य का प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की जेसीबी मशीनों के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ।
जब ये तालाब भरे तो गांव समृद्ध होने लगा। इसी सफलता के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक जल संचय जल जागृति शिविर करने का विचार किया गया, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी एवं सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के प्रमुख श्री मथुर भाई को आमंत्रित किया गया। पूरे गांव को सजाया गया, पंडाल को पारंपरिक रूप से सजाया गया। इसकी सजावट सभी का मन मोह रही थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में मथुर भाई ने जल संचय के संदर्भ में एक संक्षिप्त भाषण दिया। इसी कार्यक्रम में जल संचय के विषय पर एक नाटक का भी आयोजन हुआ। श्री नरेंद्र मोदी का जब आगमन हुआ, सभी लोग बेहद प्रसन्न थे। उनका सम्मान परंपरागत पगड़ी पहनाकर किया गया। श्री मोदी ने अपने भाषण में सभी को बधाई देते हुए सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के कार्यों को विशेष रूप से सराहा और इसके पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। आज लाठी तालुका का ये कृष्णगढ़ गांव पानी से आए परिवर्तनों से खुशहाल है। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा भी तरीका निकालो यारों, हर जगह ये भी पैगाम पहुंच जाएगा, अब सिर्फ सुनो मत, कुछ करने की भी ठानो यारों। आओ आगे बढ़े और सोचें कि यदि हमें कुछ करना है तो प्रारंभ इसी क्षण से करना है, तभी सफलता है। दर्शकों, दीपों का त्योहार समीप है। आप सभी को तक्षशिला प्रोडक्शंस की ओर से दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आकाश, पिछले सप्ताह का दर्पण। लाठी तालुका में एक गांव है अकाला, जो केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गांव गागड़िया नदी के समीप है। यहाँ पर लगभग 40 से 50 चेक डैम हैं। साथ ही 3 तालाबों का निर्माण भी हुआ है। गागड़िया नदी पर 6 बड़े चेक डैम बने हैं, जिसमें कॉजवे भी शामिल है। मैं आकाश हूँ। आज आपको एक ऐसे शहर की ओर लेकर चल रहा हूँ जो अपनी संस्कृति, विकास और परिवर्तनों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इस शहर की स्वयं अपनी अनेकों कथाएं हैं। यहाँ पर हुए हर परिवर्तन ने इस शहर के रूप को निखारा है, संवारा है। ये है सौराष्ट्र का भावनगर शहर। तो आइए आज इसी शहर के साथ अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। भावनगर का नाम यहाँ के महाराजा भाव सिंह जी के नाम पर रखा गया था। प्रारंभ से ही ये शहर बहुत खुशहाल था। उस समय के मंदिर एवं इमारतों के अवशेष इस बात का स्मरण दिलाते हैं। जैसे ये उस समय का कोठार है, जिसे आज पुरातत्व विभाग में परिवर्तित कर दिया गया है। उस समय की वास्तुकला का अंदाजा आज भी इन इमारतों को देखकर लगाया जा सकता है। आजादी के पश्चात जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, उस समय भाव सिंह जी के सुपुत्र श्री कृष्ण कुंवर सिंह जी ने अपनी इस रियासत भावनगर को सरकार को सौंप दिया था। सरकार के साथ जुड़ने वाली पहली रियासतों में से ये एक रियासत थी। उस काल के भव्य महल आज भी यहाँ मौजूद हैं। उस समय की कुछ यादें जो आज भी यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। जैसे ये बग्गी, जिसमें किसी समय शाही सवारियां निकलती थी, एवं ऐसी ही अन्य दर्शनीय वस्तुएं। आज इन महलों की देखरेख को ध्यान में रखते हुए इन्हें बड़े बड़े होटलों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। पेड़ पौधों की देखभाल एवं प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। आज भी यहाँ
मोर जैसे सुंदर पक्षियों को देखा जा सकता है। कुछ पर्यटकों को तो यहाँ की पुरानी इमारतों में रहना भी बहुत पसंद है। भावनगर पूरी तरह से एक पर्यटक शहर होता जा रहा है। भावनगर शहर की और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर बना हुआ तख्तेश्वर मंदिर, जो सिर्फ भावनगर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध है। कोई भी नया कार्य करने से पूर्व लोग यहाँ आकर अपने कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। मंदिर में अधिकतर पेड़े की मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भावनगर में पेड़ों की दुकानें जगह जगह देखने को मिलती हैं। ये पेड़े अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। सिर्फ यही नहीं, भावनगर फरसानों विशेषकर गाठिया के लिए भी प्रसिद्ध है। भावनगरी गाठिया बेहद स्वादिष्ट होती है। पर्यटकों के लिए ये एक आकर्षण है। वो इसके पैकेट खरीदकर अपने साथ जरूर ले जाते हैं। यहाँ की बनी हुई गाठिया पूरे भारतवर्ष में भेजी जाती है। विदेशों में इसका निर्यात भी किया जाता है। भावनगर शहर के ठीक बीच में एक सुंदर तालाब है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र तो है ही, साथ साथ अन्य देशों के पक्षियों के भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर ये पक्षी समूह के रूप में देखे जा सकते हैं, जो कि पर्यटकों एवं यहाँ के निवासियों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। भावनगर भारत के दर्शनीय स्थलों में से एक है। हर घटना हालात का देखिए उजला पक्ष, तभी मिलेगा आपको इस जीवन का लक्ष्य। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको सकारात्मक रूप से देखना आवश्यक है। भावनगर से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नारी गांव। नारी गांव विशेष रूप से लाल अमरूदों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर इसके साथ साथ सीताफल, मूंगफली एवं कपास की भी खेती होती है। किंतु कुछ वर्ष पूर्व पड़े सूखे ने इस गांव को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। सभी फसलें तबाह हो गई थीं। हर तरफ पानी के लिए लोग तरस रहे थे। दूर दूर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही थी। औरतों की दशा भी बेहाल थी। पानी उन्हें ही लेकर आना पड़ता था। पूरे गांव पर सूखे का प्रभाव था, चाहे वो मनुष्य हो या मवेशी। नारी गांव की नारियों ने भी अलग अलग काम पकड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि परिवार तो पालना ही था। लोग शहर तो चले जाते थे, लेकिन वहां भी रोजगार मिलना कठिन था। उन लोगों के लिए तो और भी, जो शारीरिक रूप से अपूर्ण थे। ऐसे ही एक छोटे कद वाले आदमी ने अपनी इस शारीरिक अपंगता को नकारते हुए स्वाभिमान से रोजी कमाने का बीड़ा उठाया। उसका कहना है, मांगने से मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है साहब। पेट तो पालना ही है, जीवन तो गुजारना ही है। इसीलिए वो ये काम करके अपने साथ अपनी बूढ़ी माँ और मामा का भरण पोषण भी कर रहा है। गांव वालों ने अपनी ओर से जल इकट्ठा करने के लिए प्रयास भी किए। औरतों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा था, इसलिए गांव के लोगों ने ट्यूबवेल बनाए। किंतु मीठे पानी की चाह में बहुत अधिक गहराई तक ट्यूबवेल खोद दिए गए। परिणाम ये हुआ कि मीठे पानी के स्थान पर वहां खारा पानी आने लगा। नारी गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही समुद्र है। इस समुद्र का पानी जमीन के नीचे के पानी के स्तर को खारा करता जा रहा था। इस दूषित पानी से नए नए रोग जन्म लेने लगे। अपंगता एवं हड्डियों की बीमारियां बढ़ने लगी। हर ओर उदासी एवं नीरसता का वातावरण छाने लगा था। बीते बिन संघर्ष जो वह जीवन है व्यर्थ, छिपा है काली रात में शुभ प्रभात का अर्थ। हर वो व्यक्ति जिसने दुख को जाना है, उसने सुख के आनंद को पूरी तरह समझा है। अभाव में रहने वाला पूर्णता को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। कुछ ऐसा ही नारी गांव के साथ भी बीता। नारी गांव में इस समय जबकि परिस्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के कारण एक बड़ा परिवर्तन आया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट
अपने जल संचय अभियान को पूरे गुजरात एवं सौराष्ट्र में फैला रहा था। हर ओर जन जागृति फैल रही थी। इसी अभियान से प्रभावित होकर नारी गांव के निवासियों ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से संपर्क किया और गांव में जल संचय के लिए विनती की। सर्वे के पश्चात ये पाया गया कि नारी गांव में जल संचय तालाबों एवं कुओं के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि इस गांव के आसपास कोई बड़ी नदी नहीं थी। समस्त प्रारंभिक कार्य समाप्त करने के पश्चात गांव में तालाबों एवं कुओं की खुदाई का कार्य आरंभ हो गया। सभी गांव वालों ने लोक भागीदारी एवं श्रम दान के रूप में इस कार्य में अपनी सेवाएं अर्पित की। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की जेसीबी मशीनें एवं तकनीकी सहयोग पूरी तरह गांव को मिल रहे थे और जल्द ही तालाबों एवं कुओं के निर्माण का कार्य अथक परिश्रम के बाद समाप्त हो गया। इस वर्ष मेघ भी खूब बरसा। गांव वाले प्रसन्न थे। सारे तालाब एवं कुएं पानी से भर गए थे। कुओं का जल स्तर ऊपर आ गया था। अब पूरे गांव को मीठा पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा था और धीरे धीरे नारी गांव एक बार फिर समृद्धि की ओर अग्रसर हो गया था। सही समय, सही सोच और कुछ कर गुजरने की इच्छा मनुष्य की प्रगति के मार्ग है। जो व्यक्ति बुरे समय में अपना संयम एवं धैर्य नहीं खोता है, उसका बुरा समय अधिक देर तक नहीं रहता है। नारी गांव में तालाबों एवं कुओं के जल स्तर बढ़ने से और भी कई बड़े बड़े परिवर्तन गांव में होने लगे। गांव में एक बार फिर यहाँ के प्रसिद्ध लाल अमरूदों और सीताफल की खेती प्रारंभ हो गई। इसके साथ साथ कपास और मूंगफली की पैदावार भी पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक होनी शुरू हो गई। नए नए लघु उद्योग आरंभ हुए, जिससे कई लोगों के परिवार समृद्ध हुए। महिलाओं एवं पुरुषों दोनों को रोजगारों के अवसर प्राप्त होने लगे हैं। अब ये मिलकर कार्य कर रहे हैं। आइए सुने जल संचय एवं पानी से परिवर्तनों के पश्चात इस गांव के लोगों के विचार। तळाव ઊંડા ઉતારવાથી મીઠું પાણી થઈ રહ્યું છે અને જે દરિયાનું પાણી આવતું તે ખારાશ પૂરતું અટકી ગઈ છે ત્યારે અને બહુ મીઠું પાણી થઈ રહ્યું છે। ગામને બહુ સારો લાભ મળી રહ્યો છે। गांव में समृद्धि एवं खुशहाली का श्रेय ये लोग ईश्वर की पूजा करके उसे दे रहे हैं। मेहनत का प्रतिफल जब मिलता है तो एक अनोखी सी खुशी महसूस होती है। लोग एक नए उत्साह और उमंग का अनुभव करते हैं। आज नारी गांव पूर्ण रूप से प्रगति की ओर अग्रसर है। हर जगह मीठा पानी पर्याप्त मात्रा में गांव वालों को मिल रहा है, जिसका प्रभाव यहाँ के निवासियों पर शारीरिक रूप में भी पड़ा है। आज वो स्वस्थ हैं। यहाँ के मवेशी भी इस पानी को पीते हैं, जिससे उनकी दूध देने की क्षमता पर भी अच्छा असर पड़ा है। नारी गांव में दूध का व्यवसाय अधिकतर भरवाड़ जाति के लोग करते हैं। ये जाति अपनी केश सज्जा के लिए विख्यात है। गांव में आई जागरूकता का प्रभाव यहाँ के बच्चों पर भी सकारात्मक रूप में पड़ा है। यहाँ पर विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा की पद्धतियों में भी विविधता आई है। शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए चार्ट्स और मॉडल्स का सहारा भी लिया जाता है, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ती है और उन्हें आनंद भी आता है। आज नारी गांव में निश्चित रूप से रोजगार के अवसर पहले की अपेक्षा अधिक बढ़े हैं। कपास का उत्पादन एक बार फिर प्रारंभ हो गया है। चूना बनाने का लघु उद्योग भी दोबारा आरंभ हो गया है। चूना बनाने की क्रिया कुछ इस प्रकार है। एक विशेष प्रकार के पत्थर को बड़ा सा एक कुंड बनाकर उसमें रखा जाता है और फिर उसमें आग लगा दी जाती है। कुछ समय के पश्चात ये पत्थर चूने के रूप में परिवर्तित हो जाता है
इस लघु उद्योग से यहाँ की बेरोजगारी भी समाप्त हुई है। यूँ तो नारी गांव की अपनी संस्कृति एवं कई परंपराएं हैं, किंतु यहाँ की नारियां ही अधिकतर अपने परिवार का भोजन बनाती हैं और उस भोजन में इनके पारंपरिक रूप से बना बैगन का भरता बहुत लोकप्रिय है। इसे विशेष प्रकार से लकड़ियों में भूनकर बनाया जाता है, जिसका अपना एक अलग ही स्वाद होता है। गांव की प्रगति में सभी अपना अपना सहयोग देने में लगे हैं। यहाँ का एक विशेष वर्ग है जिन्हें पटेलों के नाम से जाना जाता है। पटेल वर्ग में डोंडा कुटुंब के लगभग 11-12 लोग अमेरिका में बसे हुए हैं। ये सभी नारी गांव के निवासी हैं। अमेरिका में इनमें से कुछ लोग मोटर्स चलाने का व्यापार कर रहे हैं और कुछ अन्य वहां पर कैरेबान पार्किंग प्लॉट के कार्यों में लगे हैं। डोंडा कुटुंब इन दिनों नारी गांव में अपनी कुल देवी कोडियार माता के मंदिर का भी जीर्णोद्धार करने में लगा हुआ है, जिसका शुभ आरंभ दीपावली के पश्चात किया जाएगा। इस कुटुंब ने इस मंदिर के निर्माण में दिल खोलकर दान दिया है। इसी गांव में कोडियार माता का एक और मंदिर है, जिसे मोड़िया कुटुंब ने बनवाया है। नारी गांव से कुछ ही दूरी पर कोडियार माता का एक और विशाल मंदिर है। ये भारतवर्ष में कोडियार माँ का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। यहाँ के परिसर में हर ओर अगरबत्ती एवं धूप बत्ती की सुगंध मिलती है। इस मंदिर के लिए यह मान्यता है कि को यदि औलाद नहीं हो रही होती तो वो यहाँ आकर यदि माता का आशीर्वाद लें तो माँ प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। इस जगह आकर लोग अपनी इच्छाएं और मनोकामनाएं माँ के दरबार में रखते हैं और जब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो चांदी का छतर एवं त्रिशूल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ की आरती का दृश्य बेहद मनोरम है। रमता भमता तारा बाण, खम्मा बाप खम्मा। रमता भमता तारा बाण, कोक दी छेटे ये निकल जाए जान में वह जाए आज खबरों लेवा माँ खोड़िया। भक्ति भी अपने आप में इंसान की शक्ति है। लगन और श्रद्धा दोनों जीवन को सफलता देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। नारी गांव के निवासियों की लगन एवं श्रद्धा इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये अकेले नहीं है इस प्रगति में, और भी बहुत से गांव और शहर हैं, पर उनकी बात करेंगे अगले सप्ताह। आप सभी को दक्षिणा कम्युनिकेशंस की ओर से दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आकाश। आगे बढ़ने से पहले पूर्व सूत्र पर एक दृष्टि। भावनगर से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नारी गांव। कुछ वर्ष पूर्व पड़े सूखे ने इस गांव को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। नारी गांव के निवासियों ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से संपर्क किया और जल्द ही तालाबों एवं कुओं के निर्माण का कार्य अथक परिश्रम के बाद समाप्त हो गया। गांव वाले प्रसन्न थे। सारे तालाब एवं कुएं पानी से भर गए थे और धीरे धीरे नारी गांव एक बार फिर समृद्धि की ओर अग्रसर हो गया था। मैं आकाश दुनिया के इतिहास और धर्मों का साक्षी हूँ। मैंने संसार की भिन्न भिन्न संस्कृतियों को देखा है, अजीबो गरीब लोगों को देखा है, मैंने भांति भांति के युगों को देखा है। मैं आकाश आप सभी दर्शकों को उन्हीं संस्मरणों के कुछ हिस्से दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जहां मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ वो स्थान भी भावनगर जिले के गढ़ड़ा तालुका के समीप ही है। गढ़ड़ा तालुका सौराष्ट्र के काठियावाड़ इलाके में स्थित है। एक समय में ये नगर काठ वंश के अधीन था, इसीलिए इसका नाम काठियावाड़ पड़ा था।
प्राचीन काल के कुछ दरवाजे एवं इमारतें आज भी इस जगह देखी जा सकती हैं। यहाँ का पुराना नाम गढ़पुर था। ये स्वामी नारायण संप्रदाय का लगभग 180 वर्ष पुराना तीर्थ स्थल कहलाया जाता है। भगवान स्वामीनारायणની કર્મભૂમિ એટલે આ ગઢડા। આપ જે મંદિર જોઈ રહ્યા છો એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્વયં પોતાના માથા ઉપર પથ્થર મૂકીને જેના પાયા પોતે ગાળીને આ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય કર્યું છે। સ્વામિનારાયણ ભગવાન અહીંયા 29 વર્ષ સુધી રહીને સમગ્ર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતોની સ્થાપના અહીંયા બેસીને જ કરી અને છેલ્લો શ્વાસ પણ આ ગઢડાની પવિત્ર પાવન ભૂમિમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે લીધો। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान स्वामी नारायण ने तपस्या की थी। उनके आदर एवं स्मृति में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया था। समय के साथ साथ इस संप्रदाय के अनुयायी बढ़ने लगे। साथ ही मंदिर के कार्य और वहाँ की बनावटों में भी 4 चांद लगने लगे और देखते ही देखते ये मंदिर एक विशाल कलात्मक भव्य मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। सफेद पत्थरों द्वारा निर्मित इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। ये आस्था एवं आकर्षण दोनों का केंद्र बन चुका है। इसके परिसर में और आसपास सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया हैं। इस पुराने स्वामी नारायण मंदिर में हर वर्ष पाटोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। આજે આસો સુદ 12ના દિવસ એટલે કે ગોપીનાથજી મહારાજનો પ્રતિષ્ઠા દિવસ। આજના દિવસે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ મંદિરની અંદર ભગવાન ગોપીનાથજી મહારાજના સ્વરૂપની મૂર્તિ પધરાવીને એમની આરતી ઉતારીને ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરેલી। એટલે કે આજે 178 વર્ષ આ ગોપીનાથજી મહારાજના મંદિરને પૂર્ણ થઈ અને 179મા વર્ષની અંદર ગોપીનાથજી મહારાજના આ મૂર્તિનો આ મંદિરનો પ્રવેશ થઈ રહ્યો છે। અને આજના દિવસે સમગ્ર દેશ વિદેશથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના હરિભક્તો ગોપીનાથજી મહારાજના પવિત્ર પાવન પાટોત્સવનો લાભ લેવા માટે, ભગવાનની મૂર્તિના પ્રતિષ્ઠાના અભિષેકના દર્શન કરવા માટે, જે અભિષેક સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભગવાન સ્વામિનારાયણની પરંપરામાં આવતા આચાર્યશ્રી અને ભાવિ આચાર્ય નૃગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના વરદ હસ્તે આજે થયો અને દેશ વિદેશના હરિભક્તોએ આ પાટોત્સવની અંદર ગોપીનાથજી મહારાજના અભિષેકનો લાભ લઈને બપોરની આ સત્સંગ સભાની અંદર લાભ લઈને પ્રસાદ અને અન્નકૂટના દર્શન કરી અને પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવ્યું। આજનો દિવસ એ આ મંદિર